19वीं सेंचुरी में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत में घटती है, वो है 1857 की क्रांति। आप सबने 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बात समझो कि ये जो पूरी क्रांति थी, इस क्रांति ने भारतीयों के मन में एक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, एक राजनीतिक आकांक्षा को उत्पन्न किया और उसी राजनीतिक चेतना ने पूरे भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी उत्पत्ति होती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। आईएनसी की भूमिका भारत की आजादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है आपके एग्जाम पेपर में। इस पूरे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे प्रश्न बनकर के आए हुए हैं और आते रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे अनटच्ड एरिया हैं जहां पर अभी तक आयोग ने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज की इस पूरी क्लास में हम लोग इस पूरे टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे जिनसे अभी तक प्रश्न नहीं बना है और भविष्य में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, संभावना यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं पहला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखो भाई, 1885 का ये वो दौर था जब एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, जिसका क्या नाम था, एओ ह्यूम, नाम ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था और इसने क्या किया, भारत के जितने भी प्रमुख राजनीतिक चिंतज्ञ थे, ठीक है, जो राजनीति के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, उनको बंबई में, बंबई का एक स्कूल था, उसका नाम क्या है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहां पर मिलने के लिए बुलाया। और यही वो सत्र था, पहला कांग्रेस का सत्र था जहां पर आईएनसी की स्थापना होती है, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कहां पर होती है, तो बंबई में, बंबई का एक स्कूल, उसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। देखो जो ये ह्यूम महोदय थे ना, ह्यूम महोदय थे एक रिटायर्ड अधिकारी अंग्रेज। तो चूंकि ये शासन में रह चुके थे, अधिकारी थे, तो इनको बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन इनके पास थी। इनको ये बात पता चलती है कि अगर जल्द ही भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं किया गया तो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जनविद्रोह होने वाला है। और इसी जनविद्रोह को नियंत्रित करने के उद्देश्य ह्यूम महोदय क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, उसका नाम था सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट। सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इतिहासकार इसको कांग्रेस की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई, क्योंकि देखो सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे किसी पाइप में अगर बहुत सारा प्रेशर उत्पन्न हो रहा है तो उस प्रेशर को रिलीज करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा छेद कर देते ताकि प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। कुकर, प्रेशर रिलीज हो रहा था वहां पर, अगर प्रेशर रिलीज होना बंद हो जाए तो क्या होता है, आप लोग कुकर फटने की घटनाएं देखते हो। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब यह था कि भारतीयों के मन की जो आकांक्षाएं हैं, जो राजनीतिक चिंताएं हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर आकर के वो बातचीत कर सके और ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट जो रोष है, जो विद्रोह की भावना, वो थोड़ी सी सीमित हो सके। तो ह्यूम महोदय यहां पर अपना दिमाग लगाते हैं और ये काम करते हैं, ठीक है। अब इस बात को और समझना भाई, इस पूरे सत्र में सबसे पहला काम जो किया जाता है वो किया जाता है कि हम कांग्रेस के उद्देश्य यहां पर तय करते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य यहां पर क्या होने वाला है, इसी के अंतर्गत तय किया जाता है। इस पूरे सत्र के 1885 के पहले सत्र के जो यहां पर अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी महोदय के द्वारा की जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि अध्यक्ष को आप लोग मान लेते हो ह्यूम महोदय, नहीं, जो एओ ह्यूम महोदय थे वो महासचिव थे, वो कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये दोनों नाम ध्यान रखना। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, कांग्रेस के पहले सत्र में 72 रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत से पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 72 प्रतिनिधि जो हैं वो यहां पर आते हैं। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा, ह्यूम महोदय के द्वारा, जो कि कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी। स्थापना कहां पर हुई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में, और यहां पर 72 रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते। तो ये सारे फैक्ट आपको पहले सत्र के संदर्भ में याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ काम आप लोग को यहां पर और करता हूं, मैं आप लोग को एक चार्ट बनवाता हूं, ठीक है। कोशिश करना ये चार्ट आप लोग अपने अपने नोटबुक में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा, ठीक है। देखो कांग्रेस का जो सत्र होता है ना, जनरली जो सामान्य सत्र थे कांग्रेस के, वो दिसंबर माह में हुए हैं। अगर आप कभी जनवरी या फरवरी या मार्च अप्रैल में कांग्रेस के सत्र के बारे में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो
वो सेशन ऐसे सेशन है जो कि स्पेशल तौर पर बुलाए गए विशेष सेशन है। तो कई बार एक साल में आपको 2 सेशन भी देखने को मिलेगा, 2 सत्र भी देखने को मिलेगा। आपको याद क्या करना है, जितने भी सत्र हुए, ठीक है, वो कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसके साथ साथ अगर आप यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रख लो, इसके संदर्भ में कोई विशेष रिमार्क आपके पास हो तो उसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस के सारे सत्र याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट सत्र आप लोगों को याद करा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लेना। प्लस इसके साथ साथ भविष्य में जिन प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग आगे भी क्लास में डिस्कस करें, तो वो भी नोट करते चलना। देखो भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 सत्र तो याद कर ही लो भाई, उसको तो मतलब कोई तोड़ है ही नहीं। कांग्रेस के जो पहले 5 सेशन हुए हैं वो आप लोगों को याद करना ही चाहिए। देखो भाई, पहला सेशन कहां पर हुआ, सबसे पहला सेशन आपने देखा कि ये आपका हुआ बॉम्बे में। अच्छा, यहां पर एक चार्ट बनाना मैं भूल गया, वो चार्ट ये रहेगा आप लोगों का ईयर का, ठीक है, ये किस ईयर में हुए हैं भाई, एक बार उसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लो। 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का पहला सेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और यहीं पर पहले महासचिव बनते हैं ह्यूम महोदय, एहो ह्यूम महोदय, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पर ये ले सकते हैं कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो यहां पर तय किया गया, ठीक है। प्लस 72 रिप्रेजेंटेटिव आए, प्लस बॉम्बे में जो सेशन हुआ था ये कहां पर हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो ये एक सारा पॉइंट आप इस चार्ट में ऐड कर सकते हो। देखो भाई, सेकंड सेशन कहां पर हुआ और कब हुआ इसको समझते हैं। तो अगले साल ही अर्थात 1886 में सेकंड सेशन होता है, जो कि होता है आप लोगों का कलकत्ता में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नेरोजी करते हैं। कौन करते हैं, दादा भाई नेरोजी। देखो, एक बात यहां पर और ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न बन करके आएगा आप लोगों के सामने कि कांग्रेस का पहला ऐसा अध्यक्ष कौन था जो जिसने ये काम किया। तो दादा भाई नेरोजी के संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो आप लोग, ये कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे, ठीक है। गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो थे दादा भाई नेरोजी, जो कि 1886 में कलकत्ता में अध्यक्षता यहां पर करते हैं। देखो, दादा भाई नेरोजी के संदर्भ में एक पॉइंट आप लोगों का ध्यान रख सकते हो, दादा भाई नेरोजी ने कुल 3 सत्र की अध्यक्षता की है कांग्रेस की, ठीक है। कांग्रेस के कुल 3 बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस पॉइंट को भी यहां पर आप लोग याद रखना। अब देखो भाई, कांग्रेस का जो थर्ड सेशन हुआ वो हुआ आप लोगों का 1887 में। 1887 में कहां पर, मद्रास में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष यहीं पर बने थे। कौन थे वो भाई, वो उनका नाम था आप लोगों का सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं तैयब जी, ये नाम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष। तो अभी तक आपने तीनों पॉइंट के संदर्भ में, तीनों सेशन के संदर्भ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखा है। चौथा सेशन देखो भाई, चौथा सेशन अगले साल होता है 1888 में, और ये होता है आप लोगों का प्रयागराज में, ठीक है। तो जो प्रयागराज वाले हैं ये तो एटलीस्ट याद कर लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि यहां पर कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष चुने जाते हैं। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कहां पर चुने जाते हैं, प्रयागराज में। चौथा सेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया, जॉर्ज यूले महोदय ने, जॉर्ज यूले महोदय ने किया था, ठीक है। इसके बाद फिर अगला सेशन होता है 1889 में, ये आप लोगों का होता है फिर से बॉम्बे में, और इसकी जो अध्यक्षता है एक अंग्रेज फिर से करते हैं, उनका नाम था सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है, वेडरबर्न। ये नंबर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इन टॉपिक से प्रश्न बन करके आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो विलियम वेडरबर्न जी महोदय थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता इसके बाद भी एक बार की है। कब की है, 1910 में। अच्छा, सोचो कहां पर किया होगा, जहां पर कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया था, मतलब प्रयागराज में, ठीक है। तो प्रयागराज में 1910 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता फिर से सर विलियम वेडरबर्न महोदय ने की थी, ये बात ध्यान। तो अभी तक देखो हमने क्या किया, हमने समझा ये कि कांग्रेस की स्थापना हुई कैसे। इसके बाद जो कांग्रेस के सबसे पहले 5 प्रमुख सेशन थे, उन 5 प्रमुख सेशन के बारे में अपने चीजों को पढ़ा। क्या पढ़ा आपने, 1885 बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, का उद्देश्य यहां पर कांग्रेस का तय किया गया, 72 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। 1886 पहले गैर हिंदू अध्यक्ष यहां पर चुने गए, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कुल 3 सत्र के अध्यक्ष यहां पर रह चुके हैं। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहां पर चुने जाते हैं। इसके बाद 1888 में प्रयागराज में पहले अंग्रेज अध्यक्ष चुने जाते हैं, जॉर्ज यूले महोदय। और इसके बाद 1889 में बॉम्बे में फिर से अंग्रेज अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनका नाम था सर विलियम
बैडनबर्ग, जो कि बाद में फिर से 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कहां पर, प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे चार्ट आप लोग को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फिर से कुछ नए पॉइंट यहां पर समझना प्रारंभ करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, ठीक है, और उस स्थापना के समय वायसराय पूछ रहा है। कई लोग पता है क्या करेंगे, अगर यहां पर विकल्प में मैं एहो ह्यूम का नाम दे दूंगा, लोग टिक करके आ जाएंगे। गलती मत करना, वायसराय पूछ रहा है, और उस समय वायसराय जो थे बहुत ही प्रमुख वायसराय थे, उनका नाम था डफर, नहीं सॉरी डफर नहीं, डफरिन नाम था उनका। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, नाम ध्यान रख सकते हो आप लोग, डफर भी नाम मान ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मान लो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का बड़ा मजाक उड़ाया था, उसी कांग्रेस का जिसने आजादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आगे चल करके, ध्यान रखना। इस डफर महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्थान है। ये क्या है, ये है अ बॉडी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्थान है। ये डफर महोदय ने कहकर के कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। जो डफर महोदय थे, ये 1884 से 1888 तक वायसराय भारत के रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, कई बार प्रश्न डायरेक्टली यही पूछता है कि किसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों मतलब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव कह करके, तो वो डफरिन महोदय थे। ठीक है, 1884 से 1888 तक ये कांग्रेस सॉरी ये भारत के वायसराय रहे थे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? उपस्थित नहीं था, यह बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं था भाई, कुछ सोचो, कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा, मैं कारण पहले बताता हूं। देखो क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना से पहले एक संस्थान का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण किया जाता है, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये संघ था, ये संस्थान, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन किसने निर्माण किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी महोदय ने और आनंद मोहन बोस महोदय ने, दोनों बंगाल के थे, युवा राष्ट्रवादी थे। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। फिर क्या होता है कि यही इंडियन एसोसिएशन आगे चल करके 1883 में एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। मतलब कांग्रेस की स्थापना से पहले इन्होंने पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ध्यान रखना कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, पहला भारतीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ? 1883 में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, किया गया था। 1883 के बाद क्या होता है भाई, ह्यूम महोदय बुलाते हैं पूरे भारत के प्रतिनिधियों को। ये सुरेंद्र बनर्जी कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हम एक दूसरा सेशन करेंगे अपना। 1885 में ये कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे सत्र के आयोजन करते हैं। सेम समय है, देखो दिसंबर 1885, इसी ड्यूरेशन में सुरेंद्र बनर्जी जी ने कलकत्ता में 1885 में एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड सत्र का आयोजन किया। अब समझो भाई, कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई? बंबई में। सुरेंद्र बनर्जी कहां पर है? कलकत्ता में। तो ये वो शख्स हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो कि उस समय कांग्रेस के पहले सत्र में पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में चल करके ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस से फिर बाद में त्यागपत्र भी देते हैं। बहुत सारी भूमिका इनकी आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब देखो भाई, तो कौन महोदय थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहां पर आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाइए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। देखो यही जो सेशन था ना आप लोगों का 1886 वाला, ठीक है, 1886 वाले सेशन में क्या होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हम लोग कांग्रेस में होता हुआ देखते हैं। मतलब 1886 में इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय, ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो नोट भी कर सकते हो इस पॉइंट को, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस के अंतर्गत कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए था, इसको भी आप लोग यहाँ पर पैरेलली देख सकते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि थर्ड सेशन, याद करो, थर्ड सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर क्या किए थे? चुने गए थे। किसको चुना गया था भाई? उनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर आप लोग विकल्प दे सकते हो, बदरुद्दीन तैयब जी विकल्प दिया गया है। ये समय कौन सा है? ये समय आप लोगों का 1887 का, ठीक है, जो कि थर्ड कांग्रेस की सत्र यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये हुआ कहां पर था? आप ऐसे याद कर सकते हो कि मौ से मद्रास और मौ से मुस्लिम, ठीक है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष
जो चुने गए थे कांग्रेस के, वो मद्रास में चुने गए थे, जो कि थर्ड सत्र था। 1887 में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, याद रहेगा चीजें। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर और समझो भाई। अगला कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से है, कि कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। मैंने क्या कहा भाई कि देखो, मुस्लिम अध्यक्ष के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉर्ज यूले को, ठीक है, 1888 में जो कांग्रेस का चौथा सत्र था, उसी चौथे सत्र के अंतर्गत हम लोग जॉर्ज यूले को कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त करते हैं। और उसके बाद फिर से क्या होता है, जो वो वेडरबर्न महोदय थे, वो फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक अंग्रेज अध्यक्ष। अच्छा, ये 1888 का सत्र हुआ कहां पर था, प्रयागराज में। तो प्रयागराज की भूमि ने अंग्रेजों को देखो कांग्रेस के सत्र में शामिल कराया है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझो आप लोग। जैसे देखो, अभी तक आपने जितने फैक्ट्स देखा, इस फैक्ट्स के अलावा एक मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनकर के आ सकता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक थी, जो ग्रेजुएट थी, उनका नाम था क्या था, कादम्बनी गांगुली। आप लोगों को नाम पता होगा, आप लोग चाहो तो इस बात को नोट भी कर सकते हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट थी कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली ने 1890 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें एक संबोधन दिया था। और इस संबोधन का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस में महिलाओं की जो भूमिका है, अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न ये बन करके आ सकता है आप लोगों से कि कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के किस सत्र में अपना संबोधन दिया था। ठीक है, तो 1890 का वो दौर आप लोगों को याद रखना है, जहां पर ये घटना घटी थी। और अगर मेंस में आप लोग चाहो तो इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। मेंस में प्रश्न कई बार पूछता है कि भारत की आजादी में महिलाओं की भूमिका क्या है, इस पॉइंट को ऐड करो। मुझे पता है कि ऐसे ये पॉइंट को बहुत सारे लोग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो कि ये पॉइंट वहां पर बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। कभी नहीं चुना गया मतलब क्या, क्यों नहीं चुना गया होगा भाई। ऐसे तो मैं भी अध्यक्ष नहीं चुना गया हूं, लेकिन मेरे बात तो यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम पूछ रहा होगा। क्यों पूछ रहा होगा, क्योंकि उनको चुना जाना चाहिए था, बट कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ घटना घटी होगी। जैसे कि संभव है कि उनको जब चुना जाया था, उससे पहले इनकी एक मृत्यु हो गई, यहाँ पर आकस्मिक इनकी मृत्यु जाती है, और ये बहुत बड़ी घटना रहती है। के कारण से ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखो, पहले तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब बात समझिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा फैक्ट याद करा रहा हूँ, ध्यान से समझना चीजों को। लाला लाजपत राय की अगर मैं बात करूं तो देखो, कांग्रेस का 1920 में 2 सेशन हुआ था। ठीक है, एक 1920 में सेशन होता है जो कि होता है नागपुर में। ठीक है, 1920 में नागपुर में एक सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो सीबी राघवाचारी। ठीक है, सीबी राघवाचारी जो थे, इन महोदय ने आपके 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट अध्यक्षता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन था 1920 का सेशन। याद करना आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट था, उसी समय असहयोग मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। 1920 में ही क्या होता है कि एक और स्पेशल सेशन होता है, कहां पर, कलकत्ता में। ये स्पेशल सेशन था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने यहां पर की। इसलिए लाला लाजपत राय कई बार प्रश्न पूछता कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो कलकत्ता का 1920 का स्पेशल सेशन जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ये बात याद रखनी है। मोतीलाल नेहरू भाई, ये तो अध्यक्षता करेंगे ही करेंगे, इनका नाम 2 बार आता है अध्यक्षता के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो 1919 में, ठीक है, 1919 में इनका एक बार नाम आता है, जब इन्होंने अमृतसर में, अगर मैं सही हूं तो इन्होंने अमृतसर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके बाद इनका नाम एक बार और आता है, कब आता है आप लोग सोचो, 1928 में एक रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट थी भाई, वो नेहरू रिपोर्ट। याद है कि भूल गया, नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। उस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते समय यही वहां पर अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कलकत्ता के 1928 के सत्र में भी मोतीलाल नेहरू, जो बड़े नेहरू थे, ठीक है, वो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। ठीक है, एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी, तो 1917 में किया था। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, 1917 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, जिस सत्र के अंतर्गत पहली महिला एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बचे बाल गंगाधर तिलक। देखो, बाल गंगाधर तिलक के साथ क्या होता है, अगर मैं श्योर हूं तो इनकी मृत्यु जाती है 1919 में। ठीक है, 1919 में इनकी मृत्यु जाती है, और इसी के कारणवश बाल गंगाधर तिलक क्या है, कभी भी अध्यक्ष यहां पर नहीं बने थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल, बाल और पाल, इस त्रिगुट में कौन कौन व्यक्ति शामिल था। कई बार ये प्रश्न बनकर के आता है। तो लाला लाजपत राय एक बात तो श्योर है, बाल गंगाधर तिलक ये भी श्योर है, और पाल, पाल मतलब कौन,
पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल का जो त्रिगुट है, इस त्रिगुट में से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1920 का स्पेशल सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? कब बोला था इन्होंने, क्या बात, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा, मैं उसे लेकर के रहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई है। कब दिया गया था? तो 1916 में लखनऊ में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। नाम ध्यान रखना, नोट कर लेना, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इसी में चूंकि आपको पता है कि नरम दल गरम दल का फिर जुड़ाव होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जुड़ाव होता है, इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अब देखो भाई, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तिलक ने कांग्रेस के किस लास्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था? तो कह रहे अमृतसर अधिवेशन 1919, अमृतसर अधिवेशन 1919 ऐसा सेशन था जहां पर बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से यहाँ पर शामिल हुए, ठीक है, अंतिम रूप से यहाँ पर शामिल हुए। अच्छा ठीक है, देखो मैंने एक डेट आप लोगों को गलत बताया, मैंने कहा कि 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं, इनका जो देहांत हुआ था वो था 1 अगस्त 1920 को। डेट याद रखना, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो अमृतसर अधिवेशन था ना 1919 का, ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इस सत्र से पहले आपको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अंग्रेज लेकर के यहाँ पर आ चुके थे, और इस रिफॉर्म के माध्यम से ये कहा गया था कि विधायिका का इलेक्शन होगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए, हम लोग यहाँ पर आपको मौका दे रहे हैं। गांधी जी जो थे, गांधी जी इस बात के खिलाफ थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने को बोला। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर दूसरे पॉइंट को इनका अपोजिशन कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे गांधी जी का। उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम उत्तरदायी सहयोग की बात करते हैं कि हम इस विधायिका में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ वहां पर हम विरोध करेंगे। ये बात बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे थे, गांधी जी इसका अपोजिशन कर रहे थे। ये अमृतसर सत्र 1919 की घटना है। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को चूंकि तिलक जी की मृत्यु जाती है, तो ध्यान रखना, देखो यही हमारे इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की एक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा कि जो जिसका विरोध कर रहा है वही उसका सपोर्ट भी कर रहा है। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का, ठीक है, तिलक गांधी जी, गांधी जी तिलक जी, ये बहुत लगातार चीजें चल रही है। तो जब इनकी मृत्यु जाती है तो गांधी जी एक ट्रस्ट फंड की स्थापना करते हैं, उसका नाम था तिलक स्वराज फंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे कई बार प्रश्न बन जाता है, ठीक है, तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड का उद्देश्य था कि हम इस फंड के माध्यम से 1921 में इस फंड की स्थापना किया गया। देखो 1920 में 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु होती है। गांधी जी असहयोग मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं और इसका टारगेट ये रखते हैं कि इसके माध्यम से हम पूरे भारत से 1 करोड़ रुपए, उस टाइम की बात हो रही है 1921 में 1 करोड़ की बात हो रही है, आज का 1 करोड़ नहीं, उस समय का 1 करोड़ रुपए की बात हो रही है, ध्यान रखना। 1 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर टारगेट करके अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे लोगों से, इस बात को इन्होंने टारगेट किया। आपको पता है ये लक्ष्य जो उस समय बहुत ही अकल्पनीय लग रहा था, बहुत आसानी से पूरा हो गया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग पता है किसका रहा? बॉम्बे का, बॉम्बे मेरी जान। उसने यहाँ पर लगभग 40 लाख रुपए इस तिलक स्वराज फंड के अंतर्गत अकेले डाला है, ठीक है। इसलिए बॉम्बे को, मतलब महात्मा गांधी जी भी अपने अपने एक लेटर में कहते हैं कि कुछ मतलब ब्यूटीफुल बॉम्बे ऐसा करके उन्होंने संबोधन दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तिलक स्वराज फंड का टारगेट था 1 करोड़ रुपए, 1921 में इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये पूरा घटनाक्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अमृतसर सत्र 1919 में लास्ट टाइम में कांग्रेस के सत्र में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एकदम क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ऑप्शन में नहीं, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। हम लोग जो ऑप्शन है उस पर टिके रहेंगे, ठीक है। जॉर्ज हैमिल्टन है, लॉर्ड कर्जन है, 2 ऑप्शन और होगा, बट आंसर यहीं पर आ जा रहा है आप लोगों का। देखो जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, 1899 से 1905 ये भारत के आपके वायसराय रहे हैं, ठीक है, गवर्नर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब लॉर्ड कर्जन ने इस स्टेटमेंट को दिया कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर पाऊं। तो कोई स्टेटमेंट से परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट अंग्रेज देते रहते थे कि अंग्रेज समझते ये थे कि हम स्टेटमेंट दे करके लोगों को परेशान कर लेंगे। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना, हम लोगों को अपना काम समझना है बस। देखो, अब इन्होंने यही नहीं कहा, इन्होंने ये भी कहा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति केवल एक है कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ठीक है, मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये उन्होंने 1903 में मद्रास गवर्नर को लिखा था। ठीक है, तो ये तो इनका था लॉर्ड कर्जन महोदय का सपना, पूरा तो हो नहीं पाया, सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को आता हूं, समझो क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919, वही अमृतसर का अधिवेशन जहां पर तिलक जी अंतिम रूप से पार्टिसिपेट किए थे, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। देखो क्या होता है, मैं आपको चीजें समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो बहुत सारी चीजें लगातार चेंज हो रही थी, जैसे कि 1885 के दौर में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। आपको पता है कि इसी के बाद 1892 में 1892 में अंग्रेज एक भारतीय परिषद एक्ट लेकर के आते, इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर के आते 1892 का, जिसके माध्यम से सेंट्रल और स्टेट असेंबली जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है उसका विस्तार किया जाता है और वहां पर भारतीयों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कांग्रेस का एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो आप लोग देख ही रहे हो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1892 में जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद उसका विस्तार अंग्रेज यहां पर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखोगे एक बात और, तो 1919 के सत्र में क्या होता है कि तिलक जी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चूंकि तिलक जी और सी आर दास ये दोनों उस समय बहुत व्यस्त चल रहे थे अपने अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की इच्छा ये थी कि जब कांग्रेस का नया संविधान लिखा जा रहा है तो मेरे सहयोग हेतु बाल गंगाधर तिलक और सी आर दास जी को लेकर के हम चले, लेकिन चूंकि दोनों लोग ही व्यस्त थे तो दोनों लोग यहाँ पर शामिल नहीं हो पाते। इनकी जगह पर इनके जो कनिष्ठ सहयोगी थे एनसी केलकर और आईबी सेन, इन दोनों को गांधी जी के सहयोग के लिए चुना जाता है। और 1919 में हम यहां पर क्या करते हैं, कांग्रेस का नया संविधान लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लिखेंगे कब, तो कांग्रेस का नया संविधान 1920 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। अब देखो भाई आगे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक बात समझना, कांग्रेस के सेशन में एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। लेकिन जब लॉर्ड विलिंगटन 1915 में बंबई के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पर, उस समय ध्यान ये देना ये बंबई के गवर्नर थे, ना कि भारत के गवर्नर जनरल। ये बंबई के गवर्नर थे। ठीक है, ये बंबई गवर्नर थे। ये भारत के गवर्नर जनरल जब बनते हैं तो उसका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक का। तो प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, मतलब विलिंगटन बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं और पहले कांग्रेस का सेशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। इस डिफरेंस को भी समझना कि लॉर्ड विलिंगटन ने 1915 में बंबई में कांग्रेस सेशन ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग नोट करो और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि कांग्रेस के पूरे सत्र में आजादी से पहले कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके हैं। ठीक है, कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के सेशन में रह चुके हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ध्यान रखना। अब देखो भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की है। वही विजय सीवी राघवाचारी तो हमने डिस्कस किया था, आपको याद है 1920 का स्पेशल सेशन कलकत्ता में अध्यक्षता कौन किया था, लाला लाजपत राय। हमने डिस्कस किया था ना अभी, उसी में बताता मैंने कि 1920 में एक स्पेशल सेशन और एक सेशन और होता है जिसका नाम था नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सीवी राघवाचार्य या फिर सी विजय राघव चेरियार जी ने की थी। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो एक बात और समझो, जो सी विजय राघव चेरियार थे ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है नागपुर सेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो नागपुर सेशन तो याद करना ही करना है आप लोगों को, नाम थोड़ा सा टफ है बट याद करो। और समझो भाई, लखनऊ अधिवेशन 1916 कह रहा है, मैंने आप लोगों को बताया अभी कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, गरम दल नरम दल में समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी।
ये बात याद रहेगा आप लोगों को। अगला देखो, गया अधिवेशन 1922 बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। असहयोग मूवमेंट स्टार्ट होता है, असहयोग मूवमेंट रोका जाता है। कब रोका जाता है, किसके माध्यम से रोका जाता है? गया अधिवेशन 1922 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। ठीक है, चौरी चौरा कांड होती है, पूरी घटनाएं घटती है, वो सब क्रम आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है, हम डिस्कस भी करेंगे अभी आगे की क्लास में। लेकिन बात समझना, चौरी चौरा कांड के बाद जब गया अधिवेशन होता है तो यहीं पर इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास महोदय ने। ठीक है, याद रहेगा चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के संदर्भ में ना कुछ नए नए पॉइंट्स, नए नए फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो नए नए फैक्ट्स को नोट करते चलना। एग्जाम में वही प्रश्न बन करके आएगा, फिर परेशान मत होना सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। कह रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार, ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार चलिए देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? देखो 1920 का नागपुर सेशन इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया ना, जो भारतीय रियासत थी, भारतीय शासक जो थे, उन शासकों से एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि आपको अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार यहाँ पर देना है। ठीक है, और इसी के माध्यम से कांग्रेस रियासतों के प्रति भी, अंग्रेजों के साथ तो कर ही रहा था, रियासतों के भी प्रति उसने अपनी पहली नीति यहाँ पर घोषित की थी। ठीक है, तो 1920 का ये नागपुर सेशन ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचारी। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने एक पॉइंट और समझा था, आपने देखा था कि महात्मा गांधी जो हैं वो कांग्रेस के 1919 के अमृतसर सत्र के माध्यम से संविधान नया लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, कांग्रेस का नया संविधान लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। और ये संविधान बन करके तैयार होता है कब? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखो, नागपुर अधिवेशन दो पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली रियासत नीति यहाँ पर आती है, इसके साथ साथ कांग्रेस का नया संविधान भी यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, कांग्रेस का नया संविधान भी यहाँ पर लागू होता है। याद रहेगा ये पॉइंट। आगे बढ़ा जाए, देखो क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर, ठीक है, अपना उत्तर दीजिए। अब देखो भाई, मैं आपको इनका पूरा क्रम समझा देता हूं। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र सत्र की अध्यक्षता की है, याद है आप लोगों को कब? 1924 का वो दौर था, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर एक जगह है, इसका नाम है बेलगांव। बेलगांव या बेलगाम उसको कहते हैं, बेलगामी कहते हैं, बेलगाम। ठीक है, तो बेलगाम में महात्मा गांधी जी ने 1924 में एकमात्र ऐसा सेशन था जहां पर महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल का नाम कब आता है कांग्रेस सेशन में? भाई आपको याद होगा, कराची अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है 1931 का। ठीक है, 31 का, तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये बात भी आपको याद होगी। बचा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन से पहले 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यह भी एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। अभी हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ फैक्ट बस याद कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। बची श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, मतलब कांग्रेस की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष? वो थी आपकी एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता, याद होगा आप लोगों को। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो 1925 में बनी थी। कहां पर बनी थी आप लोगों की? तो कानपुर में बनी थी। ठीक है, कानपुर में बनी थी, और ये कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चारों का मैंने आप लोगों को पूरा क्रम ही समझा दिया, पूरी घटना ही समझा दी, अब इसको बस याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो कॉलम दिया गया है और इन दो कॉलम को मैच करने को कह रहा है। क्या करना है भाई? अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान कब कब ये रहे हैं। हम लोग को सारे पॉइंट नहीं भी याद होंगे तभी हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि भाई इतना तो पता है ना कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी कब? 1925 कानपुर में। इसको मैच करा दो यहाँ पर, बी को सी से मैच करा दो। अब बी को सी से जब आप मैच कराओगे, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर तैयार है, मतलब बी और सी तो हो ही नहीं सकता, बता या तो ए या तो डी। अब ए का कुछ और ढूंढते हैं जिसको हम लोग मैच करा सके। देखो भाई, मोतीलाल नेहरू, मैंने आप लोगों को समझाया था कि मोतीलाल नेहरू जी ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, और दोनों बार बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी यहाँ पर रही है। ठीक है, दोनों बार इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। एक 1928 का जब इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और एक अमृतसर का 1919 का सत्र, जहां पर
गांधी जी अपनी टीम तैयार कर रहे थे संविधान बनाने के लिए कांग्रेस का। ठीक है, तो ये दोनों सेशन याद हो गया आप लोगों को। अब इसके आधार पर आप लोग आंसर निकाल सकते हो। सी को जैसे ही ए से मैच कराओगे, सी को 1 से मैच कराओगे, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। हालांकि एक बात और याद कर लो, अबुल कलाम आजाद, इनका नाम आता है रामगढ़ के 1940 के सेशन में। इंपॉर्टेंट नाम है, तो इंपॉर्टेंट अभी मैं आप लोगों को आगे और समझाऊंगा इसके बारे में कि अब्दुल कलाम आजाद इंपॉर्टेंट क्यों रहा इनका पूरा सेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ का सेशन, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखो भाई, फिर से कह रहा है मैच कराने को, कहाँ कहाँ पर सेशन हुआ है। अच्छा, मुझे कुछ कुछ पॉइंट तो यहाँ पर है, जैसे कि 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। कहाँ पर बनी थी? कानपुर में। तो बी को 4 से मैच करा दो। ठीक है, बी को 4 से मैच करा दो। आपके सामने अभी भी 2 विकल्प यहाँ पर बच रहा है। अब क्या मैच करा जाए, बिल्कुल सोचते हैं फिर से। हमको एक बात और पता है कि 1916 को जो सत्र हुआ था, जहां पर गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सबका एकीकरण कराया गया था। ठीक है, ये हुआ कहां पर? हमारे लखनऊ में। ठीक है, नवाबों के शहर में भाई, हमने बहुत शानदार काम किया यहाँ पर। ठीक है, तो लखनऊ 1916, इसको मैच करा दो। सी को फिर से मैच करा दो आप लोग 1 से। देखो आपका आंसर फिर आ गया। तो मैच द कॉलम में ना आपको सारे पॉइंट्स न भी बताओ, आप इजिली प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो, केवल लॉजिक लगाना सीखो। हालांकि बाकी सेशन भी बार देख लेते हैं, क्योंकि याद करना जरूरी है। जैसे कि बनारस का सेशन, ये आपका होता है 1905 में। इसके अध्यक्षता पता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। नाम ध्यान रखना, ये भी कई बार प्रश्न बन करके आ जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस का 1905 का सेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब देखो भाई, कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोला, क्या बोला? कि समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इन द इंडिया। क्या क्या कैसे प्रॉब्लम भाई? इन्होंने कहा कि भारत के लोगों की गरीबी, बेकारी, गुलामी, सबसे मुक्ति का एकमात्र इलाज क्या है? समाजवाद लेकर के आ जाओ, सोशलिज्म लेकर के आ जाओ। और ये इन्होंने कब कहा होगा, थोड़ा सोचो। इन्होंने ये कब कहा? सोचोगे तो कुछ आंसर तो नहीं निकल के आएगा, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो 1936, 1936 1936 का सेशन था। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये 1929 में लाहौर में कांग्रेस के दस्ता कर चुके थे। ठीक है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के दस्ता लाहौर में कर चुके थे। इसके बाद लखनऊ में 1936 में जब दस्ता कर रहे थे, इसमें ही इन्होंने बोला था कि सोशलिज्म भारत की हर समस्याओं का समाधान है। ठीक है, भारत की हर समस्याओं का समाधान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1938 इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। क्यों? सुभाष चंद्र बोस का नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, ध्यान रखना, ये वही सेशन था, ये वही सत्र था जहां पर क्या होता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है। उस राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो अध्यक्ष बनता है, वो उनको बनाते हैं छोटे नेहरू जी को। ठीक है, छोटे नेहरू जी को। छोटे नेहरू कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहीं पर राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर सौंपी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से होमवर्क, जल्दी से बताओ भाई, आप सबने हरिपुरा अधिवेशन के बारे में पढ़ा है, मुझे बताओ कि हरिपुरा किस स्टेट में है? ठीक है, किस स्टेट में हरिपुरा है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। एक बात और, जितने होमवर्क दे रहा हूं ना, वो सारे अनटच्ड फैक्ट है, उनसे एग्जाम में प्रश्न बनकर के आएगा। तो परेशान मत हो ना कि सर आपने पढ़ाया था मैंने किया नहीं। तो होमवर्क के सारे क्वेश्चन याद जरूर कर रहे हैं, देखना जरूर एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन फिर 2 कॉलम दे रहा है, मैच कराना है, मैच करा लेते हैं। मुझे तो बहुत ईजी लगता है क्वेश्चन। हरिपुरा अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? 1938। कहाँ पर पढ़ा, किसके द्वारा पढ़ा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पढ़ा। किस स्टेट में है मैं थोड़ी बताऊंगा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो कानपुर 1925, कौन अध्यक्ष था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इनको मैच करा दो, आंसर ही आ गया। डी का 1 मैच करा लो। अरे डी का 1 मैच कराते ही आंसर आ जा रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, डी का 1 मैच कराते ही यहाँ पर क्या हो रहा है? आंसर आ जा रहा है। कुछ पॉइंट यहाँ पर अभी हम लोग और समझेंगे, कुछ स्पेशल सेशन बचे हुए हैं, उनको मैं भी आप लोगों को आगे भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि कौन लगातार 6 वर्ष तक, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा है? मैंने आपसे क्या कहा था? 1940 अबुल कलाम आजाद, ये जो अभी अभी हमने अध्यक्षता देखी थी ना, रामगढ़ वाली, आपको याद होगा, रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद 1940 में अध्यक्ष बने थे। दरअसल इसके बाद 1946 तक कोई सेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद ही वो अध्यक्ष बने यहाँ पर रह जाते हैं।
ये बात ध्यान रखना, 1940 से 1946 तक 6 वर्ष तक अब्दुल कलाम आजाद का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं फिर से याद करा रहा हूँ, इसको याद कर लेना। देखो पूछा भी हुआ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ये बताओ 1946 में फिर कौन बना था? भाई आपने ये देख लिया ना कि 1940 से 1946 तक अब्दुल कलाम आजाद थे, तो 1946 में जेबी कृपलानी का नाम आता है। जेबी कृपलानी का नाम आता है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, और ये सत्र होता है आप लोगों का मेरठ में। कहां पर होता है? मेरठ में। 1946 का याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद आजादी के बाद 2 सेशन और इंपॉर्टेंट है, 1948 और 1950। समझना, 1948 का सेशन आप लोगों का होता है कहां पर? ये होता है जयपुर में। अगर मैं श्योर हूं तो जयपुर में होता है। 1950 का आप लोगों का होता है नासिक में। ठीक है, 1948 के सेशन की अध्यक्षता करते हैं आप लोगों के पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। 1950 में जो नासिक में सेशन होता है, इसके दस्ता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मैं ये अपने से बता रहा हूँ। देखो मैंने जेबी कृपलानी वाला पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया। प्रश्न ये बनकर के आएगा कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। अब्दुल कलाम आजाद टिक करके मत आना, ठीक है, गलती करके आओगे। जेबी कृपलानी का नाम यहाँ पर सही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 1948 और 1950 ये जो आप लोग का जयपुर और नासिक का सेशन रहा है, इस पर क्वेश्चन देखो यहीं पर बन करके आया हुआ था। इससे पहले जो आपने 2012 का क्वेश्चन देखा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर? ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। बी को 4 से कराना पड़ेगा नासिक में। ठीक है, नासिक में 1950 में इन्होंने यहाँ पर ये सेशन किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सेशन के संदर्भ में, इसको ध्यान रखो। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस 2 क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा? तो भाई तो गांधी जी देख करके कंफ्यूज मत हो ना, महात्मा गांधी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था, भारत की आजादी, वो हमने प्राप्त कर ली है। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। किया गया नहीं किया गया वो एक अलग मुद्दा है, वो सब एक अलग चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना इनमें महात्मा गांधी का नाम यहाँ पर आप लोगों को आता है। ये बात आप लोग सुनते भी रहते हो कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट टाइम की पॉलिटी में बहुत बार इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अपने अपने नरेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब देखो भाई, जनगण मन भारत का राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है इसी प्रकार से। क्या प्रश्न बन सकता है भाई? कि जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, इसको पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है 1896 में। 1896 में कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपको अभी तक देखने को नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट कर लेना भाई, रहीमतुल्ला सयानी। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी ने की। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रगान पर, जनगण मन पर। ठीक है, जनगण मन को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और इसको सबसे पहले ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 1911 में एक सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि हुआ था आप लोगों का कलकत्ता में। यहाँ पर दिखने का आप लोगों को, यहाँ पर देखो, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी पता है? पंडित विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण महोदय के जो थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर 1911 के सेशन में हमने जनगण मन का गायन किया था। ठीक है, तो जनगण मन का गायन 1911 में हुआ था। वंदे मातरम गायन 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी जो अध्यक्ष थे वहां पर किया गया था। ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर और दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से, उत्तर प्रदेश में भारत की आजादी से पहले, ठीक है, कुल कितने कांग्रेस के सत्र आयोजित किए गए हैं? ठीक है, कुल कितने कांग्रेस के सत्र जो हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं? ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में प्रश्न बन करके आएगा। ठीक है, चलो, तो ये आज की आप लोगों की क्लास थी। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। देखो हमने भी डिसाइड किया हुआ है, निशान सर पॉलिटी डिस्कस करेंगे, मैं हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि हम लोग डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। डाइवर्सिटी मेंटेन करना जरूरी इसलिए कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अप्रोच होता है।
अप्रोच हम लोग अगर 2-3 नज़रिए से देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं जो कि एक व्यक्ति अकेले कवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, क्लास समझ में आई कि नहीं समझ में आई, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अन्य क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, जरूर दीजिएगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस यूपीआरओ सबकी चल रही है, ज्वाइन करो, टेस्ट लगाओ, समय अब नजदीक आ रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स इज कमिंग। तो ध्यान रखना भाई, अपने आप को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड रखना है, ऐसा नहीं कि अचानक से प्रीलिम्स आए और परेशान हो जा रही ये क्या हो गया, ठीक है। तो चलो तैयारी करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।